नमस्कार साथियों। एजुटेरिया का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था वो अपलोड हो चुका है। एजुटेरिया 2022 का ये वार्षिकी है जिसमें कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स का समाकलन किया गया है, एक साथ संग्रह किया गया है। एजुटेरिया पब्लिकेशन की ये बुक है। चलिए आइए आज हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 स्मरणीय तथ्य। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन होने का अनुमान है? 308.65 मिलियन टन। वर्ष 2021-22 केवल खरीफ के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर प्राप्त होने का अनुमान है? 150.50 मिलियन टन। भारत में तिलहन उत्पादन 2015-16 से 2020-21 तक कितना प्रतिशत बढ़ा? 43%। भारत में दलहन उत्पादन 2013-14 से 2021-22 चौथा अग्रिम अनुमान तक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 33%। दलहन का उत्पादन 2021-22 चौथा अग्रिम अनुमान 257.2 लाख टन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन देश है। वैश्विक उत्पाद का 25%। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है? 35.5 करोड़ टन। पाम तेल का उत्पादन वर्ष 2019-20 में कितना हुआ? 2.8 लाख टन, लेकिन इसका आयात जो हुआ 88.17 लाख टन हुआ। तिलहन उत्पादन में भारत ने 2020-21 में 36.1 मिलियन टन उत्पादन किया। चीनी में 32.6 मिलियन टन, दूध में 210 मिलियन टन, मांस 8.8 मिलियन टन, मत्स्य 145 लाख टन, अंडा 122.11 बिलियन। वर्ष 2020-21 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? 91 अंडे प्रति वर्ष। वर्ष 2020-21 में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? 427 ग्राम प्रतिदिन। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि फसलों का MSP तय करती है? 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसलें हैं, 6 रबी फसलें हैं, 2 व्यावसायिक फसलें हैं जिसे जूट और खोपरा कहते हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 49%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 40% नहर प्रणाली के माध्यम से और 60% भूजल के माध्यम से सिंचित है। अंडा उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर रहा विश्व में। मांस उत्पादन में विश्व में भारत 8वें नंबर पर रहा। मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर रहा। दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर रहा और चीनी उत्पादन में दूसरे नंबर पर रहा। देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन है? चीनी उद्योग है। पहले नंबर पर कपास उद्योग है। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? भारत है। देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता कौन है? कपड़ा उद्योग है। भारत वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं नंबर 1 आयातक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन कितने किलोमीटर हो गई? 36.5 किलोमीटर। वर्ष 2020-21 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 5 दिसंबर 2021 तक कुल 6,087 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा से लैस किया गया है। रेलवे मंत्रालय के 24 मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार 6,100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा लगा दी गई है। 6,100 वाईफाई वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? उबरनी है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने पुनः किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करेगी। 24 मार्च 2022 के रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवंबर 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर 2021 में कच्चे इस्पात का उत्पादन कितना मिलियन टन था? 143.3 मिलियन टन। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेवा क्षेत्र FDI अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? भारत। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 2020 में 4.1% था। राज्यों के GVA में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी। चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा 74% सेवा क्षेत्र में हिस्सा लिया। सिक्किम 24.25% सबसे कम रहा इसका। बिहार का 57.14% रहा। वित्त वर्ष 2021-22 अप्रैल दिसंबर में सेवा व्यापार। सेवा निर्यात में 177.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सेवा आयात की गई 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। शीर्ष सेवा निर्यात कंप्यूटर व्यवसाय और परिवहन सेवाओं में। कुल निर्यात सेवाओं में 80% हिस्सा कंप्यूटर का रहा। शीर्ष सेवा आयात व्यापार, परिवहन, यात्रा और कंप्यूटर सेवाओं।
कुल आयात सेवाओं में 75% हिस्सा व्यापार सेवाओं का रहा। नवंबर 2021 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है और यह 2008 से लगातार है। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः चीन और मैक्सिको का है। वर्ष 2021 में कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत में प्रेषण अंतर प्रवाह हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात सितंबर 2021 के अंत में कितना था? 6.9%। इसी अवधि में शुद्ध गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात 2.2% था। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल दिसंबर में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई? 5.2%। दोस्तों, अगर आपको लगता हो कि वीडियो बहुत तेज़ स्पीड में जा रहा है तो आप इसे स्लो कर लीजिए सेटिंग्स में जा करके, और अगर बहुत धीरे जा रहा है तो आप तेज़ करके अपने अनुसार देख सकते हैं। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.2% का रहा। थोक मूल्य सूचकांक WPI वर्ष 2021-22 अप्रैल दिसंबर के दौरान कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई? 12.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील और तीसरे नंबर पर कनाडा है। अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में विश्व में भारत का स्थान 8वां रहा। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला देश ब्राज़ील रहा, 59%। दूसरे स्थान पर पेरू रहा, तीसरे नंबर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रहा। भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। भारत के कुल वनों से आच्छादित क्षेत्र विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% है। वर्ष 2011 से 2021 के दौरान भारत के फॉरेस्ट कवर में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई? 3%। विश्व की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा योगदान करती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को कब अधिसूचित किया गया था? अगस्त 2021 में। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2017 को आधार वर्ष के लेते हुए किस वर्ष तक PM पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 से 30% की कमी हासिल करना है? 2024 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गंगा नदी, जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधनों में कितना प्रतिशत योगदान करती है? 28%। गंगा नदी बेसिन देश के 1/4 से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करती है तथा इसकी आबादी का लगभग 43% कवर करती है। 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? 2025। पहले यह लक्ष्य था 2030 था। पेट्रोल में 10% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य नवंबर 2022 तक सरकार ने रखा है, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को तय समय से 5 महीने पूर्व ही हासिल कर लिया। जून 2021 में परख नामक एक पोर्टल स्थापित किया गया, जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली पर मापा जाएगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है। भारत वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत में घरेलू विमानन यातायात वर्ष 2013-14 में लगभग 61 मिलियन से 2 गुना से अधिक होकर वर्ष 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया। भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान इन बंदरगाहों पर यातायात 672.68 मिलियन टन था। फरवरी 2021 में ही बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करके कौन सा अधिनियम लाया गया? अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2021 में कितना मिलियन हो गई? 1200.8 मिलियन। मार्च 2021 में 45% टेलीफोन उपभोक्ता ग्राहक ग्रामीण भारत में और 55% शहरी क्षेत्रों में थे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जून 2021 में कितनी मिलियन हो गई? 833.71 मिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर किस महीने में चरम पर पहुंच गई थी? मई 2021 में। प्रथम लहर सितंबर 2020 में चरम पर थी। वर्ष 2020-21 के दौरान कच्चे तेल संघनित उत्पादन 30.49 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत अपनी कच्चे तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है। कच्चे तेल 30.49 मिलियन मीट्रिक टन, प्राकृतिक गैस 28.67 बिलियन क्यूबिक मीटर, पेट्रोलियम उत्पादों 233.51 मिलियन मीट्रिक टन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई। बेंगलोर की जगह भारत की स्टार्टअप राजधानी कहाँ हो गई? दिल्ली। भारत अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 44 भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया, जिससे भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या जनवरी 2022 तक 83 हो गई। मार्च में
भारत के मार्च 2022 तक 65,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो गए। $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई? 101। वर्ष 2021 में केवल 47 नए स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में बने। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान है केवल 2%। भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत में सबसे पहले कोविड-19 टीका किसे दिया गया था? मनीष कुमार, सफाईकर्मी, दिल्ली। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य 21 अक्टूबर 2021 को प्राप्त किया। इसी क्रम में भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य 17 जुलाई 2022 को पूरा किया। 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान आरंभ होने के बाद से 100 करोड़ के अंक तक पहुंचने में लगभग 9 महीने लग गए और 200 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े तक पहुंचने में कुल 18 महीने लगे, जिसमें सबसे अधिक एक दिन का टीकाकरण का रिकॉर्ड 17 सितंबर 2021 को हासिल किया गया, जब एक ही दिन में 2.5 करोड़ टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2022 से सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) में सभी पात्र वयस्क आबादी को निःशुल्क एहतियाती खुराक प्रदान करने के लिए 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव आरंभ किया। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वैक्सीन मैत्री पहल सहयोगी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए जनवरी 2021 में इस पहल की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत सबसे पहले टीका भूटान ने भारत से प्राप्त किया। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया। कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया। कॉर्बेवैक्स बायोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। ZYCOV जायडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया। जानवरों के लिए विकसित भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? एनोकोवैक्स ICAR+NRC द्वारा विकसित किया गया। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा मंजूर वैक्सीन। भारत के पास वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन का प्रकार है नॉन रेप्लिकेटिंग एडेनोवायरस वेक्टर है। आपातकालीन मंजूरी दी गई 1 जनवरी 2021 को। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड है। 3 जनवरी 2021 को मंजूरी दी गई। रूस की स्पुतनिक 5 वायरल वेक्टर है। अप्रैल 2021 में मंजूरी दी गई। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन mRNA जून 21 में इसे मंजूरी मिली। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन वेक्टर वैक्सीन अगस्त 2021 में। जायकोव-डी DNA बेस्ड है। अगस्त 2021 में। कोवोवैक्स प्रोटीन सब यूनिट है दिसंबर 2021 में। और कॉर्बेवैक्स प्रोटीन सब यूनिट दिसंबर 2021 और स्पुतनिक लाइट नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है फरवरी 2022। भारत की एंटी कोविड ड्रग दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज 2-DG इसे DRDO के डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया। इसे DCGI के द्वारा मंजूरी भी मिल गई। यह दवा पाउच में पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर मौखिक रूप से लिया जाता है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के लिए भारत की पहले नेजल वैक्सीन इनकोवैक को मंजूरी दे दी है। इसका उपयोग 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए किया जाएगा। वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया। हर घर दस्तक 2.0 अभियान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण की गति और कवरेज में तेजी लाने के लिए हर घर दस्तक 2.0 अभियान को 1 जून 2022 से शुरू किया गया। यह अभियान 31 जुलाई 2022 तक चलेगा। भारत का कोविड टीकाकरण अभियान प्रथम चरण जो हुआ 16 जनवरी 2021 से स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को। दूसरा चरण जो हुआ 4 मार्च 2021 से 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के लोगों के लिए। 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष या उससे अधिक के लोगों के लिए। 1 मई 2021 से 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के आयु के लोगों के लिए। 3 जनवरी 2022 से 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को। तीसरा चरण हुआ 10 जनवरी 2022 से फ्रंट लाइन कर्मचारियों के साथ साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज की अनुमति। 16 मार्च 2022 से 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। 10 अप्रैल 2022 से समान रूप से 18 से 59 आयु वर्ग के लिए प्रिकॉशन खुराक 10 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई। 26 अप्रैल 2022 से 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि से 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित थी। अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया है।
कोविन 2.0 यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत टीका पंजीकरण, टीके का स्टॉक, भंडारण एवं डिजिटल प्रमाण पत्रों का सृजन इत्यादि जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। कोविड-19 की पहली खुराक का अपनी जनसंख्या का 100% का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? लद्दाख। 100% टीकाकरण दोनों खुराक डोज करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? लक्षद्वीप। पहले वयस्क आबादी का 100% कोविड टीकाकरण वाला भारत का पहला गाँव कौन बना? व्यान, जम्मू कश्मीर। 100% पात्र आबादी 18+ का पूर्ण कोविड टीकाकरण डबल डोज करने वाला भारत का पहला जिला किन्नौर बना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? भुवनेश्वर। अपनी लक्षित पात्र आबादी 18+ आयु का पूर्ण टीकाकरण दोनों डोज करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया? दिल्ली ने। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया? केरल ने। कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप। वर्ष 2021-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को फ्रांस की लग्जरी ब्रांड लुइस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। रॉबिन उथप्पा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर। मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर। मनिका बत्रा एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर। नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। कंगना रनौत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश। रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप। नीरज चोपड़ा गुड डॉट। लवरीना बोरगोहेन असम समग्र शिक्षा अभियान। अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर। PR श्रीजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। राजकुमार राव कैशिफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के। वंदना कटारिया उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। विद्या बालन एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ऋषभ पंत डिश टीवी इंडिया के। अमिताभ बच्चन मेडी बडी। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव नतीजे 2022। उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा 403 विधानसभा सीट है। विभिन्न चरणों में चुनाव 7 जगह हुए। जीते गई सीटें भारतीय जनता पार्टी द्वारा 255। पंजाब 15वीं विधानसभा 117 सीट विधानसभा सीट। विभिन्न चरणों में चुनाव 1 आम आदमी पार्टी 92, उत्तराखंड 70 और एक है भारतीय जनता पार्टी 47, जिसमें कि गोवा है विधानसभा सीट 40 और एक चुनाव हुआ एक जगह का भारतीय जनता पार्टी 20 मिला। मणिपुर जो कि 60 है विधानसभा सीट और 2 जगह चुनाव है भारतीय जनता पार्टी 32। खनिज उत्पादन एवं भंडारण में भारत के प्रथम राज्य। बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा जो है प्रथम पे रहा और उत्पादन और भंडारण दोनों में ओडिशा प्रथम पर रहा। कोयला उत्पादन में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ प्रथम पे रहा और भंडारण में झारखंड। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश और भंडारण में राजस्थान। कच्चा तेल राजस्थान उत्पादन में और भंडारण में असम। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम मध्य प्रदेश भंडारण में भी प्रथम। लौह अयस्क ओडिशा उत्पादन में प्रथम रहा और कर्नाटक भंडारण में रहा। मैगजीन मध्य प्रदेश जो है उत्पादन में प्रथम रहा और भंडारण में ओडिशा रहा प्रथम। अभ्रक में आंध्र प्रदेश उत्पादन में रहा और आंध्र प्रदेश ही भंडारण में भी प्रथम रहा। चांदी में राजस्थान और उत्पादन और भंडारण दोनों में रहा। टीन में छत्तीसगढ़ रहा उत्पादन में और भंडारण में हरियाणा। प्राकृतिक गैस में उत्पादन किया असम प्रथम नंबर पे रहा और असम ही भंडारण में भी रहा। क्रोमाइट ओडिशा दोनों ओडिशा ही उत्पादन और भंडारण दोनों में प्रथम नंबर पे रहा। सोना उत्पादन और भंडारण दोनों में कर्नाटक रहा प्रथम नंबर पे। यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड पहले नंबर पे और आंध्र प्रदेश भंडारण में रहा। खनिज उत्पादन एवं भंडारण में विश्व के प्रथम देश। बॉक्साइट में जो उत्पादन रहा वो ऑस्ट्रेलिया रहा, उसमें प्रथम नंबर पे। भंडारण में गिनी रहा प्रथम नंबर पे। कोयला उत्पादन में चीन रहा, भंडारण में संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। तांबा में चिली रहा उत्पादन में और चिली ही रहा भंडारण में। कच्चा तेल उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका, भंडारण में वेनेजुएला। हीरा उत्पादन में रूस रहा पहले नंबर पे और रूस ही भंडारण में भी रहा।
सोना उत्पादन में चीन उत्पादन में रहा और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया रहा। लौह अयस्क उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। सीसा में चीन रहा, उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया रहा, भंडारण में। मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका और भंडारण में दक्षिण अफ्रीका। अभ्रक में उत्पादन में चीन और भंडारण में भारत रहा। प्राकृतिक गैस में उत्पादन में रूस रहा, भंडारण में भी रूस रहा। चांदी उत्पादन में मैक्सिको रहा, भंडारण में पेरू रहा। टीन उत्पादन में चीन रहा और भंडारण में चीन रहा। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका उत्पादन में और भंडारण में दक्षिण अफ्रीका। क्रोमाइट भी दक्षिण अफ्रीका उत्पादन में रहा और भंडारण में कजाकिस्तान रहा। भारत में कुल फसल, फल एवं सब्जी के उत्पादन के नवीनतम आंकड़े। कुल खाद्यान्न जो उत्पादन हुआ, उत्पादन में प्रथम राज्य रहा उत्तर प्रदेश रहा प्रथम नंबर पे और द्वितीय नंबर पे मध्य प्रदेश रहा। तिलहन उत्पादन में रहा, कुल तिलहन उत्पादन राजस्थान में प्रथम रहा, गुजरात द्वितीय नंबर पे रहा। कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पे रहा, पश्चिम बंगाल द्वितीय पे रहा। कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम पे रहा, महाराष्ट्र द्वितीय पे रहा। कुल बागवानी फसल में प्रथम नंबर पे केरल, दूसरे नंबर पे कर्नाटक। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश। मक्का उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पे और दूसरे पर मध्य प्रदेश। मिलेट्स उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे, कर्नाटक दूसरे नंबर पे। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे, कर्नाटक दूसरे नंबर पे। बाजरा में राजस्थान पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। दाल में पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पर महाराष्ट्र। गन्ना में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। चीनी में पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पर उत्तर प्रदेश। कपास में पहले नंबर पर गुजरात, तेलंगाना दूसरे नंबर पे। अमरूद में पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश। आम में पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आंध्र प्रदेश। पपीता में आंध्र प्रदेश पहले पर, दूसरे पर गुजरात। स्ट्रॉबेरी पहले पर हरियाणा, दूसरे पर मिजोरम। लौकी उत्पादन में पहले पर बिहार और दूसरे पर उत्तर प्रदेश। बैगन उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, उड़ीसा दूसरे नंबर पर। फूल गोभी में पश्चिम बंगाल पहले पर, मध्य प्रदेश दूसरे पर। भिंडी में पहले पर गुजरात, दूसरे पर पश्चिम बंगाल। प्याज में पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश। आलू में पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल। टमाटर पर पहले पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश। जूट एवं मेस्ता पश्चिम बंगाल पहले पर, दूसरे पर बिहार। मूंगफली में पहले पर गुजरात, दूसरे पर राजस्थान। बादाम में पहले पर जम्मू कश्मीर, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश। रेपसीड सरसों उत्पादन पहले पर राजस्थान, दूसरे पर हरियाणा। सोयाबीन पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र। और सूर्यमुखी पहले पर कर्नाटक और दूसरे पर उड़ीसा। चाय पर पहले पर असम और दूसरे पर पश्चिम बंगाल। कॉफ़ी पहले नंबर पर कर्नाटक के दूसरे पर केरल। पुष्प उत्पादन तमिलनाडु पहले पर, दूसरे पर आंध्र प्रदेश। मसाला उत्पादन पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान। सेब पहले पर जम्मू कश्मीर, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश। केला पहले पर आंध्र प्रदेश, गुजरात दूसरे पर। नींबू एवं लाइम गुजरात पहले पर, आंध्र प्रदेश दूसरे पर। संतरा आंध्र प्रदेश पहले पर, महाराष्ट्र दूसरे पर। अंगूर महाराष्ट्र पहले पर, कर्नाटक दूसरे पर। भारत उत्पादन में प्रथम जिस पे रहा विश्व में आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, भिंडी, अदरक। अब जो वर्ष 2020-21 के विभिन्न ऑपरेशन हैं उसकी बात कर लेते हैं। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने शुरुआत की। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन मिशन अमानत। भारतीय रेलवे द्वारा शुरुआत की गई रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया। अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे से अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने हेतु ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। ऑपरेशन गंगा। केंद्र सरकार द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। ऑपरेशन परिवर्तन। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया। इसके तहत आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशन से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को बचाना। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल ने शुरू किया। 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच राजस्थान में चलाई गई, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था।
ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम CLAW। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की। यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तेजी से शिपमेंट करने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट भारतीय नौसेना कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। ऑपरेशन गंगा परीक्षा उपयोगी पॉइंट सही है। ऑपरेशन गंगा 26 जनवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को और लोगों को बाहर निकालना था। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा। किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप पुरी हंगरी से, जनरल VK सिंह पोलैंड से, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया से। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेत्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा। अन्य बिंदु यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और एजोव सागर हैं। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमिहाल। नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। दोस्तों ये वीडियो जो है मैं घर से थोड़ा बाहर रह कर के बना रही हूँ, तो मेरी आवाज़ आपको स्लो जा रही होगी और बाहर की आवाज़ ज़्यादा आपको सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए फिर भी आपको समझ में तो आ जाएंगी चीज़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से सुनिए। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट SAT-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1958 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। भारत में वन आवरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1,540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। इस रिपोर्ट भारत में वृक्ष आवरण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े वर्ग हैं। वनावरण, वृक्षावरण और उसके बाद कुल दिया हुआ है। वनावरण जो कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत है 21.71% है। वृद्धि देखी गई 1,540 किलोमीटर वर्ग। वृक्षावरण जो है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, तो और प्रतिशत रहे जो
पूरे क्षेत्रफल के 2.91% रहा। जो वृद्धि देखी गई 721 किलोमीटर स्क्वायर देखी गई। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन जो हैं वो आवरण वाले जो राज्य हैं मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले जो क्षेत्र हैं हरियाणा है, पंजाब है, गोवा है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है। सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। भारत में घने एवं कुल वन के आंकड़े। बहुत घने वन जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाए गए। मध्यम रूप से घने वन जो हैं मध्य प्रदेश में। खुले वन जो हैं वो मध्य प्रदेश में। अन्य बिंदु जो देखे जाए, बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। देश में बाघ अभयारण्य लगभग 74710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83% है। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर देश में कुल मैंग्रोव कक्ष वन 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। प्रथम स्थान पर रहा पश्चिम बंगाल 2114 किलोमीटर स्क्वायर। द्वितीय स्थान रहा गुजरात का 1175 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा स्थान रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 616 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, प्रथम नंबर पे ओडिशा रहा 8 वर्ग किलोमीटर, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा 4 वर्ग किलोमीटर, तीसरे नंबर पे कर्नाटक रहा 3 वर्ग किलोमीटर। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियाँ। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावित हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। 75वां रामसर स्थल के रूप में शालबुग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। वर्ष 2022 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की आर्द्रभूमियाँ। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य फरवरी 2022 में गुजरात में है। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य फरवरी 2022 उत्तर प्रदेश में है। साखे सागर जुलाई 2022 मध्य प्रदेश में। पाला आर्द्रभूमि जुलाई 2022 मिजोरम में। पिचवरम मैंग्रोव जुलाई 2022 में तमिलनाडु। पल्लिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जुलाई 22 तमिलनाडु में है। करिकिली पक्षी अभयारण्य जुलाई 2022 तमिलनाडु में। कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य अगस्त 2022 तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व अगस्त 22 तमिलनाडु में। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अगस्त 22 तमिलनाडु में। वेलोड पक्षी अभयारण्य अगस्त 22 तमिलनाडु में। वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य अगस्त 22 तमिलनाडु में। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य अगस्त 22 तमिलनाडु में। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य अगस्त 22 तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। वडुवूर पक्षी अभयारण्य अगस्त 22 में तमिलनाडु। कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। सतकोसिया गॉर्ज ओडिशा। तंपारा झील ओडिशा। अंशुपा झील ओडिशा। हीराकुंड जलाशय ओडिशा। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र। नंदा झील गोवा। रंगनाथिथु पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व
जम्मू कश्मीर, जो कि 75वां है ये। 2021 में रामसर समय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमियाँ: हैदरपुर आर्द्रभूमि दिसंबर 21 उत्तर प्रदेश में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मई 21 हरियाणा में, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य मई 21 हरियाणा, वाधवाना वेटलैंड अप्रैल 21 गुजरात, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य अप्रैल 21 गुजरात। यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप था 1974 में। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिकेश बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 14 में है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के 10 हैं, जो 10 रामसर स्थल हैं, और तमिलनाडु जिसमें सर्वाधिक है 14 हैं। भारत की कुल 75 रामसर स्थल हैं, 13,26,677 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। वर्ष 2014 से 2022 तक देश के रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमि जोड़ी गई। लक्षद्वीप के 2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन। भारत में अभी तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री बीच: थुंडी बीच लक्षद्वीप में है अक्टूबर 22 में, कदमत बीच लक्षद्वीप, कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु, ईडन समुद्र तट पुडुचेरी। इसके अलावा शिवराजपुर गुजरात, घोघला जो कि दीव में है, कासरकोड और पुडुबिद्री जो कि कर्नाटक में है, कप्पड़ जो कि केरल में है, ऋषिकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन जो कि उड़ीसा में है, और राधानगर जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। समुद्री तट ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल है। जलवायु COP 26 सम्मेलन में भारत। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP 26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया, जो निम्न है। पहला, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत अक्षय गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन अरब टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। पाँचवां, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ग्लासगो में आयोजित COP 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित की गई। भारत में बाघों की कुल संख्या 2,967 है। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% वृद्धि देखी गई। मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में है 524, उत्तराखंड में 442, उत्तर प्रदेश में 173, बिहार में 31। तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, जहाँ की 526 है बाघों की संख्या। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, जहाँ पे 524 है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, जहाँ पे 442 है। दुनिया का सबसे बड़ा कैपरा ट्रैप वाइल्ड लिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 231 हैं। देश के 3 अभयारण्य डाम्फा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। भारत में कुल बाघ की आबादी 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं, 1923। विश्व के कुल बाघ की आबादी के 70% बाघों का भारत में निवास है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। वह 1990 से 2020 के बीच 400 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं। 30 वर्षों में 10.34% वन में कमी हुई है।
2015 से 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं। विश्व में कुल वन्य क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% कवर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि को समाप्त करने की घोषणा की गई है। मार्च 2022 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई 2021 में। तो IQAIR स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई। दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं। सबसे कम प्रदूषित देश न्यू कैलेडोनिया, PM जो है वो 2.5 लेवल से 3.8 रहा। सबसे प्रदूषित देशों की सूची: पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे पर चाड, तीसरे पर पाकिस्तान, चतुर्थ पे तजाकिस्तान, पाँचवें पर भारत। सबसे प्रदूषित राजधानी: प्रथम पे दिल्ली, दूसरे पर ढाका, तीसरे पर अनजामेना जो कि चाड में है, और ढाका बांग्लादेश। सबसे प्रदूषित शहर: प्रथम पर भिवांडी राजस्थान, द्वितीय स्थान पर गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसरो के आगामी मिशन जो है गगनयान पहला है, 2023 तक लॉन्च कर लेगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। आदित्य L1 फरवरी 2023 तक है लॉन्च किया जाना। सौर कोरोना के अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। चंद्रयान 3 जुलाई 2023 लैंडर एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। गगनयान 2 2022-23 तक यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। निसार जनवरी 2023 तक। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। गगनयान 3 2023 तक। गगनयान मिशन का पहला चालक दल है। शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2024 तक। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन। मंगलयान 2 2024 तक। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में मिशन लाइव आंदोलन की शुरुआत की। ISA की तीसरी असेंबली की आभासी बैठक में भारत और फ्रांस को 2 साल के लिए पुनः साध्यक्ष चुना गया। नामीबिया से लाकर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए चीतों की निगरानी के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन के तहत अग्नितत्व अभियान का पहला सम्मेलन लेह में आयोजित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पूरी तरह हरित ऊर्जा में बदल गया है, जो अपनी 95% ऊर्जा आवश्यकता हाइड्रो एवं पवन ऊर्जा से एवं 5% सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड द्वारा एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। पार्क का नाम सरोजनी नायडू की बेटी के नाम पर रखा गया है। यह पार्क गंभीर रूप से संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया तथा लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियां बनाना था। पुडुचेरी में समुद्री तट की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना नदी के पास बैम्बू थीम पार्क बांसेरा की नींव रखी। इस पार्क में असम से लाए गए 25,000 से अधिक किस्म के बांस के पौधे होंगे। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की। इसके तहत जिला कलेक्टरों द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी योजनाएं तैयार की जाएंगी। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात की सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया।
उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोकेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना GOEGO कंपनी ने किया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा है, जो यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर है। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 17वां नंजरायण टैंक है। काजू वैली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट रहेगी। विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु में नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए जीन बैंक खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों की संरक्षण करना है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र वन पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। तो ये था पार्ट 3 और इसके बाद पार्ट 4 आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।